हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, क्या की सारी चीजें वो अच्छे से हम लोगों ने जाना। अब हम यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो कहाँ से आई और क्या होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो देखो, कैपिटलिस्ट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि एक तरह से पूरा का पूरा पूंजीवाद, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। इकोनॉमी को क्या है, देखो इकोनॉमी जो है वो तो सरकार की तरफ से कंट्रोल की जाती है, लेकिन इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी चीजें बन के तैयार हो रही हैं, चाहे फिर वो सर्विस से रिलेटेड हो या फिर कुछ गुड्स हो, वो सारे के सारे किसके अंडर तैयार होंगे, या तो सरकार के अंडर या फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। और सोशलिज्म क्या होता है, तो सोशलिज्म में क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, जो सारा का सारा कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म को मतलब ये जो आइडियोलॉजी है इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो कैसे शुरुआत हुई थी, उसके बाद हम लोग मतलब कैसे आई थी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। तो देखो, जैसे कैपिटलिज्म आया, मैंने बताया जो हमारे एडम स्मिथ थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो द फादर ऑफ कैपिटलिस्ट, उन्होंने ये आइडियोलॉजी लेकर आए थे, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते चलते जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी हर एक देश में, चाहे मैं अमेरिका की बात करूं, ब्रिटेन की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, जापान की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो उसके चलते हुए क्या हो रहा था कि जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही थी, लेबर्स का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। मतलब आज के डेट में अगर आप लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं तो 8 घंटे का एक मिनिमम टाइम पीरियड है, लेबर लॉज है। उस जमाने में क्या था, लेबर लॉज नहीं थे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम कराया जा रहा था और एक फिक्स सैलरी भी नहीं थी, मतलब बहुत कम वेजेस पे काम करवाया जा रहा था। तो इस तरीके से जो ओनर था कंपनी का, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन था, कैपिटलिज्म था, तो वो क्या कर रहे थे, अपना प्रॉफिट कमा रहे थे और लेबर को पैसा नहीं दे रहे थे, जिसके चलते हुए बहुत ज्यादा शोषण हुआ। तो यहीं पे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आती है। किस तरीके से आई, तो जैसे अगर सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसके फादर थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक सोशोलॉजिस्ट थे। ठीक है, काफी नाम आप लोगों ने सुना होगा कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या कहती थी, वो कहते थे कि जो हमारे लैंड रिसोर्सेज जितनी भी चीजें हैं वो चीजें लोगों में इक्वल बढ़ जानी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है ना, कि जैसे एक घर है, एक फैमिली है, तो फादर के बाद जब बच्चों में प्रॉपर्टी होती है वो इक्वली बांट दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस घर के लोग सब बराबर उस पर अधिकार होता है। ठीक उसी तरीके से किसी कंट्री के लोग हैं तो वहां के रिसोर्सेज लोगों में इक्वली बांट देने चाहिए, और वहां पे जो लोग हैं उन फैक्ट्रीज को, उस एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही रन कर लेंगे, किसी भी तरीके का सुपरविजन की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी कहती थी, जो आज कम्युनिस्ट पार्टीज वगैरह भी इसको क्लेम करती हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी जो थी, बेसिकली ये रियल लाइफ में तो प्रैक्टिकल हो नहीं सकती थी, तो इसी कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन जो थे उन्होंने आवाज उठाई थी जर्मनी में इस कैपिटलिज्म के खिलाफ। ठीक है, बगावत करी थी सारी फैक्ट्रीज में जो जितने भी लेबर थे। तो जो लेनिन है, तो उसके बारे में 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आप लोगों को पढ़ेंगे अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है। 9th क्लास की एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री रशिया सोशलिज्म के बारे में। तो 90s में 1905 की बात है जब ये पूरा का पूरा आंदोलन छिड़ा था वहां पे, और इस तरीके से फिर सोशलिज्म आया। तो सोशलिज्म बस क्या होता है कि कार्ल मार्क्स ने बोला था, और इसी को हम बोलते थे कम्युनिज्म। फिर उसी कम्युनिज्म में जब सरकार का कंट्रोल आ गया उस चीज पे, तो उसको हमने बोला सोशलिज्म। तो ये लेनिन की आइडियोलॉजी आई थी, फिर उसके बाद लेनिन, फिर उसके बाद स्टेलिन आए, उसके बाद फिर ये चीज आइडियोलॉजीज बढ़ती चली गई और हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट हुई। तो सोशलिज्म बस ये हो जाता है कि फिर वहां पे सरकार का कंट्रोल आ जाता है। जब सरकार का कंट्रोल आएगा तो सरकार फिर वहां के हर एक सिटीजन के बारे में सोचेगी, तो वहीं से फिर वो वेलफेयर, लोगों के, गरीबों के बारे में भी सोचेगी, लोगों के वेलफेयर और उनकी बाकी चीजों के बारे में सोचेगी, उनके जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में भी सोचेगी। तो बस इसी तरीके से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आ गई। अगर आप सोशलिज्म को अब आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो उसके लिए अपने देश में आप समझ सकते हो। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों एप्लीकेबल है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, कि हमारे यहाँ सोशलिज्म भी वर्कआउट करती है, सरकार का भी कंट्रोल है, और यहाँ पे हमारे यहाँ कैपिटलिज्म भी आता है, कैपिटलिज्म जैसे बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ठीक है ना, तो उसको हम फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में बोलते हैं। तो यही सोशलिज्म होता है। इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, जब सोशलिज्म आ जाता है तो क्या होता है ना, कि सरकार के रेगुलेशंस आ जाते हैं काफी सारे। क्या होता है कि जितने भी फिर प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक सरकार का होल्ड आ जाता है, जिसके चलते हुए क्या होता है, इकोनॉमी एक कंट्रोल
कंट्रोल्ड पैटर्न वे में आ जाती है, काफी सारे लॉज इंप्लीमेंट हो जाते हैं ताकि उन प्राइवेट सेक्टर का जो वर्किंग है वो तो प्रॉफिट मैक्सिमेशन रहेगा, लेकिन सरकार उस पर कंट्रोल रखेगी लॉज और इंप्लीमेंट टैक्स और बाकी सारी चीजों से। ठीक है ना, तो यही होता है हमारा सोशलिज्म। तो अब इसको अगर और बेहतर तरीके से बस इसकी फैक्चुअल डिटेल्स को जाने तो देखो, कार्ल मार्क्स इसको लेकर आए थे। इसको हम प्लान्ड इकोनॉमी में भी बोलते हैं और कमांड इकोनॉमी में। तो प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी का मतलब हो गया, जैसे कमांड इकोनॉमी तो इसलिए हो गई क्योंकि सरकार इसको कमांड कर रही है, कंट्रोल कर रही है। प्लान्ड इकोनॉमी में इसलिए होता है, क्या होता है कि एक प्लानिंग के साथ फिर ये चीजें चलती है। जैसे सरकार के क्या होता है, फिर काफी सारी नीतियां आती हैं। अब जैसे हमारे इंडिया की बात करो तो 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन गठित होता है। प्लानिंग कमीशन बना था नेहरू जी के टाइम में, जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो प्लानिंग कमीशन बना। 5 ईयर के प्लान्स बनते गए कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब फिर 2014 में जब वो बीजेपी की सरकार आई नरेंद्र मोदी की, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो उसको प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया। अब वो नीति आयोग भी उन्हीं प्लानिंग को करता है। तो प्लान्ड इकोनॉमी हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एडवांस में इसकी प्लानिंग चलती है सारी। ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके अगर एग्जांपल्स की बात करूं बाकी कंट्रीज की, तो रशिया इसमें सबसे टॉप में आता है। रशिया को ही कहा जाता है सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल, क्योंकि वहीं पर रिवॉल्यूशन देखने को मिला था। उसके अलावा फिर चाइना है, वियतनाम है, पोलैंड है, क्यूबा है। ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पे इस तरीके के बदलाव देखने को मिले थे और सोशलिज्म के एग्जाम्पल वाली ये कंट्रीज है हमारी। ठीक है ना, तो ये होता है। और फिर इसी को लेके इंडिया भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था जब रशियन रिवॉल्यूशन आया था, तो उसके बाद फिर इंडिया ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया था। इवन महात्मा गांधी हुए, शहीद भगत सिंह आजाद हुए, या फिर सुभाष चंद्र बोस हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, ये सारे लोग भी एक तरह के सोशलिस्ट थे। इन लोगों ने सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करा, उसको सपोर्ट करा, इसलिए हमारा देश आज तक सोशलिज्म को फॉलो करता चला आ रहा है। ठीक है ना, तो ये बस इसके बारे में था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में। अब इसके कुछ फीचर्स और कुछ इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में जल्दी से बता देता हूं। तो देखो, फीचर्स की बात करो तो पहला तो यही आ गया, पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप यानी कि जो फैक्ट्रीज हो गई या फिर जितनी भी कंपनीज हो गई, वो कहीं ना कहीं सारी की सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज होंगी, यानी कि उस पर सरकार का कंट्रोल होगा। ठीक है ना, वो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फिर जितने भी उत्पाद पैदा हो रहे हैं, वो सरकार के अंडर कंट्रोल में चलेंगी वो चीजें। ठीक, उसके अलावा फिर आता है हमारा सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग यानी कि जो अभी मैंने प्लानिंग कमीशन की बात करी ना, सेंट्रल प्लानिंग होती है। फिर क्या होता है कि सरकार की ऊपर की तरफ से उसमें प्लानिंग चलेगी, हर एक सेक्टर में इंडिविजुअली देखा जाएगा, और उसकी टॉप प्लानिंग सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी हमेशा। जो से भाई मैंने बताया आपको प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में, तो वो सेंट्रल प्लानिंग होती है हमारी। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा फिर मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट में यानी कि सामाजिक बेनिफिट, फिर पॉवर्टी, गरीबी, लोगों के वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसी चीजों में पैसा खर्च करा जाएगा। अब क्या होगा कि जब देखो सोशलिज्म में क्या होगा, जब जो एंटरप्राइजेस होंगी या जो फैक्ट्री होगी प्रोडक्शन करने वाली, वो सब सरकार के अंडर होगी, तो उससे जो पैसा आएगा ना, अब सरकार का मोटो तो पैसा कमाना नहीं है, सरकार का काम क्या होता है, डेवलपमेंट करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। तो जो प्रॉफिट आएगा वो लोगों के वेलफेयर के लिए लगाया जाएगा, लोगों की उसमें सुविधाओं में लगाया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सरकार की कंपनीज होती है ना, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार अगर कोई भी एंटरप्राइज रन कर रही है तो वो इजीली वर्कआउट कर जाती है, ना वो लॉस में जाएगी, क्योंकि सरकार पे लोगों को भरोसा होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करो, LIC का मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें LIC की पॉलिसीज मिलती है, लोग खरीदते हैं लाइफ पॉलिसी, सालों से चलता चला आ रहा है वो। अब वो लॉस में जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसमें फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो सरकारी एक एंटरप्राइज है, लोग उस पर भरोसा करके उससे खरीदते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करो अगर LICs वगैरह में, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्राइवेट है, HDFC है, एर्गो है, ICICI लॉम्बार्ड वगैरह जैसी कंपनीज होती है, तो उसमें फिर लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता है प्राइवेट कंपनीज में, तो इसलिए। और उसके अलावा जैसे पेट्रोलियम है, अब पेट्रोल की जो मोनोपोली हो तो सरकार के पास है, तो पेट्रोल बिक रहा है, वो तो खैर एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी हो जाती है फिर। ठीक है ना। कोल इंडिया लिमिटेड है, वो एक PSU है, तो वो भी सरकार का है, रिसोर्सेज है, बिक रहे हैं, तो उसमें कोई लॉस की कोई कमी नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है कि प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही कोई मार्केट कंपटीशन होता है, क्योंकि सरकार ने उसकी मोनोपोली ले ली है, तो सरकार के अंडर ही रहेगा, तो कंपटीशन की फिर कोई बात ही नहीं होती उसमें। ठीक है ना। उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो अब जैसे मैंने बताया ना कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइस को लेकर मार्केट रन करती है, यहाँ पे प्राइस का कोई लॉजिक ही नहीं होता है। यहाँ प्राइस सेट कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, लो प्राइस होगी ऊपर से, और बेटर उस पर लोगों को सेल आउट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। फिर आता है इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशलिज्म इसीलिए लाया गया था कि जब समाज में जब लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, फैक्ट्री में जो लोगों से लेबर के साथ काम कराया जा रहा था, तो उस वेल्थ को इक्वली बांटने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब लोगों में इक्वली बढ़ जाने चाहिए। इससे क्या होगा, कोई इंसान गरीब नहीं रहेगा, कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं रहेगा, कि मतलब कुछ लोगों के बहुत अमीर और कुछ लोगों के बहुत गरीब, तो ये जो गैप है ना,
वो खत्म हो जाएगा सोशलिज्म के चलते हुए। और सोशलिज्म से कहीं ना कहीं ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, बदलाव आते हैं कि जैसे अब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं, कोई देश है वहाँ पे सोशलिज्म को फॉलो किया जा रहा है। हेल्थ और एजुकेशन में अगर इंसान को मतलब दे दिया जाए, चलिए मैं हेल्थ की भी ना कहूँ, मैं एजुकेशन की बात करूँ, अगर एजुकेशन पे सरकार की तरफ से मुफ्त सुविधा दी जाए तो क्या होगा, जो गरीब का बच्चा होगा, जो अच्छी एजुकेशन ले लेगा तो वो आने वाले टाइम में उसके घर की गरीबी ऑटोमेटिकली मिट जाएगी, क्योंकि वो एजुकेटेड होकर वो अच्छी नौकरी लेगा, अच्छा पैसा कमा लेगा। तो इस तरीके से वेलफेयर जो होता है, सोशल वेलफेयर जो होता है, यानी कि सोशलिज्म में वो इस तरीके से वर्कआउट करता है, ऐसे सोसाइटी को चेंज करता है। ठीक है ना। फिर आता है हमारा क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी जैसे भी बात करी थी ना मैंने आप लोगों ने कि हाँ जैसे एलीट क्लास हो गया, फिर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वो चीज खत्म हो जाती है। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में यही आया था कि क्लासलेस सोसाइटी, कोई क्लास ही नहीं रहेगा, सब लोग इक्वल हो जाएंगे, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं। ठीक है ना। फिर आता है हमारे इसके मेरिट्स के बारे में। क्या ये तो फीचर्स के बारे में मैंने बात करी कि सोशलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब इसके कुछ फायदों के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि पहला आता है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। जैसे भी बताया था ना मैंने कि जो इक्वालिटी को फॉलो करना है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी को कम करता है ये। ठीक है ना, जो गैप होता है अमीर गरीब का उसको कहीं ना कहीं खत्म करता है। उसके बाद आता है रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या होता है, यहाँ पे सरकार का कंट्रोल रहेगा तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो जिस भी देश की सरकार को चला रही है वहां के रिसोर्सेज हुए, चाहे वो एनवायरमेंट के हुए, किसी भी तरीके से, उनको रिसोर्सेज को सही ढंग से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार के अंडर ही आता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई, फॉरेस्ट कंडीशन हो गई, या किसी भी तरीके का रिसोर्स है, पानी हुआ, कोई भी चीज हुई, तो उसका एक सही ढंग से इस्तेमाल हो ताकि चीजों का वेस्टेज ना हो। ठीक है ना। फिर आता है हमारा एब्सेंस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी जैसे बताया ना मैंने आप लोगों को कि जो अमीर गरीब का जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, जो सोशलिज्म में देखने को मिलता था रशिया में, वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, किसी तरीके का भेदभाव नहीं, किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होता है। फिर आता है एंड ऑफ ट्रेड साइकिल। इसमें स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी, एंड ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल यानी कि जो डिप्रेशन, रिसेशन जैसी चीजों को देखने को मिलेगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब सरकार का कंट्रोल रहेगा, तो सरकार का कंट्रोल रहेगा तो फिर जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, मॉनिटरी पॉलिसी होती है। मॉनिटरी पॉलिसी में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज्यादा कर दिया जाता है ताकि मनी फ्लो को मेंटेन रखा जाए। हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट वीडियोस में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में थोड़ा मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो वही होता है कि जब सरकार का कंट्रोल आ जाएगा तो इसमें क्या होता है कि फिर रिसेशन और ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, चीजें एकदम बैलेंस्ड वे में चलेंगी। ठीक है ना। फिर आता है हमारा प्रमोट सोशल वेलफेयर। प्रमोट सोशल वेलफेयर यानी कि वही जो अभी मैंने आपको बताया कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, गरीब हो अमीर हो, हर तरीके के लोगों के तर्क के लोगों के लिए जो सरकार पैसा कमाएगी वो इन लोगों के वेलफेयर में लगाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे इसके मेरिट्स जो मैंने आपको बताया सोशलिज्म के। अब इसके कुछ डिमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है ना, वो आता है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। ये क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद क्या हुआ था, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को हम लोगों ने फॉलो करा था। हमारे यहाँ काफी सारे लाइसेंस राज आए थे, यानी इंसान जब कोई भी बिजनेस करना चाहता है ना, उसके लिए उसको हर एक बिजनेस को उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी क्या होता है ना कि आपको कोई भी बिजनेस करना है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, पेट्रोल पंप हो गया, या फिर कोई लिकर अल्कोहल का कोई अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं, तो कुछ सेलेक्टेड चीजें जिसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल अगर कोई भी अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हैं तो उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है आपको। अगर छोटे लेवल का भी बिजनेस होगा तो आप उसको अपने सेविंग अकाउंट से भी रन कर सकते हैं, बड़े लेवल का होगा तो आप अपना करंट अकाउंट खुला के कंपनी रन कर सकते हैं। लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आपको सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने हैं, उसके बाद ही आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। क्योंकि बिजनेस खोलोगे, फिर चलाओगे, फिर प्रॉफिट कमाओगे, बहुत टाइम लगता है। तो वो चीज अगर होगी, अगर मान लो इंसान सरकारी दफ्तरों के धक्के खाता रहोगे तो वो बिजनेस कब स्टार्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट होता है सोशलिज्म में कि सरकार का कंट्रोल आ जाता है ना। तो इंडिया में क्या हुआ था कि फिर वो लाइसेंस रास्ता, जिसके चलते हुए करप्शन बढ़ता है, रिश्वत लेते हैं सरकारी अफसर। और यही एक प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा कि जब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी सरकारी विभाग है उसके ऊपर ये छोड़ दी जाती है तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं करप्शन देखने को मिलता है। सरकारी विभागों पे करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता ही है। ठीक है ना। तो ये इसका एक पहला डिमेरिट है। फिर आता है एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव। अब क्या होता है कि सरकारी विभागों में किसी भी तरीके का इंसेंटिव नहीं मिलता, क्योंकि सरकार खुद किसी प्रॉफिट के वोटों के लिए काम ही नहीं कर रही है, वो तो सोशलिज्म के लिए काम कर रही है। वो सिर्फ सैलरी बेस्ड पे एम्प्लॉयज को रखेगी। कैपिटलिज्म में क्या है कि वो खुद प्रॉफिट कमा रहा है तो वो एम्प्लॉयज को भी इंसेंटिव ऑफर करेगा।
अब सरकार क्या है, सरकार तो वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो ना वो अपने प्राइस बढ़ा रही है, ना वो किसी भी तरीके का प्रॉफिट कमा रही है, वो सिर्फ उतना कमा रही है जिससे लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो सके, तो इस चक्कर में वो एम्प्लॉइज को भी इंसेंटिव नहीं मिलता। फिर आता है लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में चॉइस कम हो जाती है, सरकार के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है, प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, फिर उतने मल्टीपल तरह के प्रोडक्ट्स नहीं निकाले जाएंगे। वहां पे चॉइस क्यों हो रही है कैपिटलिज्म में? क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन है तो लोग अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट निकाल रहे हैं मार्केट में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो लोगों के पास चॉइस हो जाती है। यहाँ पे चॉइस खत्म हो जाती है क्योंकि सरकार के पास मोनोपोली है। तो ये एक बहुत अच्छा सा इकोनॉमिक में एग्जांपल है कि जब भी क्या होता है कि मार्केट मोनोपोली हो जाती है ना, तो उसमें चॉइस खत्म हो जाती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना। और लास्ट आता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो कहीं ना कहीं फिर इसमें क्या होता है कि पावर जो है ना, वो जो सरकार के हाथ में आ जाती है इस बिजनेस सेक्टर की पूरी, उसके चलते हुए क्या होता है कि चीजें फिर सही ढंग से नहीं चल पाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं पावर जब बिजनेस में आ जाएंगी तो फिर वो चीजों को सही ढंग से रन नहीं किया जाएगा। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, वो आज भी सरकार के हाथ में, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, तो वो ठीक है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार का ही कंट्रोल लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजों को सरकार के हाथ में दे रहे हो, सारी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं रहेंगे, तो उसमें फिर करप्शन और पावर के चलते हुए क्या होगा कि एक बिजनेस मॉडल तैयार नहीं हो पाएगा। बिजनेस मॉडल क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए जो बिजनेस है आज की डेट में सोसाइटी में, एक बिजनेस चलाने की चीज है और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दोनों को मिक्स करोगे तो कहीं ना कहीं चीजों को खराब करेगा, ठीक है ना। तो यही थे सोशलिज्म के डीमेरिट और ये थे हमारे मेरिट जो मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो यही था मेरा टॉपिक सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में जो आज मैंने आपको इसमें पढ़ाया। अब अगर मैं अगली वीडियो वैसे बनाऊं तो उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे अगली एक रह जाती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में बस यही हो जाता है कि जब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को हम दोनों को इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी देश में, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा देश इंडिया, भारत है, जिसमें हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जहां पे हम लोग सोशलिस्टिक भी हैं और कैपिटलिस्टिक भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है आप लोग देख ही रहे हो, और साथ ही साथ सरकार भी है हमारे जो वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो इसलिए हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यही होता है बस मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये था हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या होता है। यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो से जानेंगे, फिर हम अपने नेशनल इनकम और बाकी टॉपिक्स के में आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको चीज़ अच्छे से क्लियर आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।